Golden video in front of Bhukan Pansari, Fort Road, Riva. All weddings are similar, but every marriage is different. A complete photography and videography, golden video, video and photography, photo framing, album binding and designing, mug printing, live coverage of wedding and all functions, video crane, plasma, wall LED, drone camera and live telecast, album printing on Canvara, Charisma, Mazda and Normal. Our services pre and post wedding shoot, short film and documentary, portfolios, candid shoot, drone shoot, live LED wall and kids photography. Contact for wedding functions and your special events. Golden video. Address in front of Bhukan Pansari, Fort Road, Riva. Our contact 9424622706 7415668823. गोल्डन वीडियो। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र। सिटी न्यूज़ वन के सच तो सच है कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में हम पेश करते हैं हर सप्ताह एक ऐसी हस्ती को जिसे आपने प्यार दिया, नाम दिया और सम्मान दे बड़ा बनाया। साथियों, आज हमारे बीच हैं महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमती कविता पांडे जी। नमस्कार। इसके पहले कि हम उनसे मुलाकात करें और बातचीत का सिलसिला जारी रखें, आइए देखते हैं एक छोटी सी झलकी। कविता पांडे एक ऐसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से हैं जिसे राजनीति का गढ़ कहा जाता है। कविता पांडे जी ने अपने करियर की शुरुआत स्कूल से किया। सन 1999 में अमैया वार्ड से पार्षद का पहला चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल कर पूरे मध्य प्रदेश में अपना कीर्तिमान स्थापित किया। महिला कांग्रेस के शहर अध्यक्ष, फिर जिला अध्यक्ष, फिर प्रदेश मंत्री बनी। आप फिलहाल महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। सन 2009 में सामान्य सीट से जीतकर नेता प्रतिपक्ष बनी कविता पांडे ने दिल्ली में आयोजित महिला संसद कार्यक्रम में श्रीमती कविता पांडे ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर का दायित्व निभाया। सहज भाव रखने वाली कविता पांडे जी हमेशा बेसहारों का सहारा बनी। उनकी सेवा भाव एवं लोगों के प्रति लगन समर्पण की भावना को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने संपूर्ण मद्य निषेध का प्रस्ताव भी पारित कराया था, जो ध्वनि मत से पारित हुआ। एक कुशल वक्ता, नेतृत्वकर्ता एवं जुझारू नेत्री श्रीमती कविता पांडे जी के जीवन के कुछ क्षणों को जानने के लिए मैं सिटी न्यूज़ वन परिवार की ओर से उनका स्वागत करता हूँ। सिटी न्यूज़ वन के सच तो सच कार्यक्रम में आपका स्वागत है दीदी जी। नमस्कार। अगर बातचीत का सिलसिला जारी किया जाए तो सबसे पहले कविता जी के उन क्षणों को हम जानना चाहेंगे जब उन्होंने राजनीति के करियर में प्रवेश किया। आपने अमैया वार्ड से पार्षद का चुनाव 1999 में जीता। उस वक्त आपकी क्या प्राथमिकताएं रहीं? त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू हुआ और महिलाओं को एक मौका लगा कि वो राजनीति में आकर समाज सेवा करें। मैं एडवोकेट थी और समाज सेवा के जो मेरे से बस में होता था, जो लोग आते थे, उनकी मदद करती थी। चुनाव लड़ने का मकसद और उद्देश्य था कि अधिकार जब हाथ में आता है तो कर्तव्य की पूर्ति बेहतर तरीके से हो जाती है। रीवा का हाल बेहाल था, तब और भी खराब स्थिति थी, अभी भी खराब ही है। तो उसके बाद अमैया में पूरी सड़कें, यदि आपको याद आता हो कि अमैया से जहाँ से मुड़ते हैं बिहारी समोसा से लेके आगे मस्जिद के पास राउंड एक सड़क बनाना, उस टाइम बहुत खुदी हुई सड़क थी, जो कि वहाँ पे रीवा विधायक और बड़े बड़े नेताओं का निवास था। तो वो मैंने अपने पार्षद काल में बनवाई। पेयजल संकट बहुत ज़्यादा था, बहुत पाइपलाइन डलवाई, विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन, और लोगों की जितना भरसक प्रयत्न हुआ कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो और हो भी पाई। उद्देश्य राजनीति का मात्र इतना ही है कि यदि कर्तव्य की आशा जनता करती है तो अधिकार तो बिना अधिकार के कर्तव्य की पूर्ति बहुत। जब आप नेता प्रतिपक्ष बनी तो उसके बाद आपकी जिम्मेदारियां बढ़ी और लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ी। उस दौरान आपने क्या महत्वपूर्ण कार्य किए? रीवा में जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का काम चल रहा है वो मेरा लाया हुआ है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी केंद्रीय शहरी विकास मंत्री थे और उन्होंने पूरे देश के महापौरों और नेता प्रतिपक्षों का एक सम्मेलन किया था। संपूर्ण मध्य प्रदेश से 7 लोग गए थे। तो 7 में रीवा को मैंने लीड किया था और रीवा का प्रतिनिधित्व किया था
और अभी जबलपुर के नेता प्रतिपक्ष थे विनय सक्सेना जो अभी एमएलए हैं, वो भी मेरे साथ गए थे। हम लोग 7 लोग गए थे। यहाँ पे कमिश्नर गहरवार हुआ करते थे दियाद हो। तो जब मेरा वहाँ से निमंत्रण आया तो गहरवार साहब ने मुझे कहा कि कविता जी आप दिल्ली जा रही हैं तो हमारा ये सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का 202 करोड़ रुपए अटका पड़ा है। तो मैंने कमलनाथ जी से निवेदन किया था और उन्होंने उसको पास किया। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के महापौर लगातार बने रहे और विधायक भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के बने रहे, उन्होंने काम नहीं किया। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का काम तो शुरू हुआ, लेकिन जिस गति के साथ होना चाहिए, रीवा के लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई। आज एक भी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का एक भी चैम्बर चालू नहीं कर पाई है। Everyone wants a look at the pictures of your special day again and again. Canberra Photo Books now makes it easier for you to share these special memories with your loved ones with our brand new feature. Now, every Canberra photo book comes with a unique URL printed on. Every photo tells a story. The infectious enthusiasm of the zealous Baratis. A stolen moment of coy smiles shared by the couple. The 1,000 emotions in a single teardrop during the bidai. Surely, there is no story so rich, so moving, so colorful as the Indian wedding. Wedding photographers love telling a story in style, but how to present that platter of profound memories in a way that a couple would cherish forever. How to let your beautiful painstakingly clicked photos toss you 2 options, a gorgeous leather bag or an elegant wooden box, for ensuring that your photo book stays young and beautiful forever. अगर पृष्ठभूमि देखा जाए पारिवारिक, तो आप राजनीतिक घराने से हैं। उसके बावजूद आपने काफ़ी समय बाद वकालत करने के बाद अचानक फिर एक टर्निंग पॉइंट आया और आपने राजनीति को अपना करियर बनाया। उस समय आपके सामने क्या चिंताएं रही? मैंने राजनीति को करियर कभी नहीं बनाया। मैं प्योर समाज सेवी हूँ। आज भी मुझे अमूमन कोई भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं कहता। राजनीति मतलब छल छद्म कपट और षड्यंत्र, उससे अपना दूर का भी नाता नहीं है। और जब मैं राजनीति में या कहिए या समाज सेवा में मैंने चुनाव लड़ा, तो मेरा वार्ड जो मैया था, जो मेरा घर है, गृह ग्राम है, जहाँ मैं पैदा हुई बड़ी हुई, वो आरक्षण हो गया त्रिस्तरीय पंचायती राज और महिला हुआ। तो मेरे राजनीतिक गुरु हैं पंडित श्रीनिवास तिवारी जी, जो मेरे बड़े पिताजी थे, और मेरे नाना अच्युतानंद मिश्रा जी जो एमएलए हैं। ये क्योंकि बचपन में राजनीति ही हम लोग ने देखी है, उसके बावजूद मेरी व्यक्तिगत राजनीति में कभी कोई रुचि नहीं थी। तो लेकिन लोगों की दुख पीड़ा और परेशानियां जब मैं देखती थी तो मुझे बहुत दुख होता था। और उन महिलाओं की ज़्यादातर शोषित पीड़ित और समाज के अंतिम छोर में खड़ी हर महिला की मदद कर पाऊँ और गरीब की मदद कर पाऊँ, यही मेरे जीवन का ध्येय। और दूसरा, और आपको जानकर अचरज होगा कि मैंने चुनाव लड़ा, मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड मतों से जीती, उसके बावजूद भी मेरे पास कोई और पद नहीं था। लेकिन जब मध्य प्रदेश में सर्वे किया गया कि महिलाओं के लिए कौन काम करते हैं, उन्होंने मुझे महिला कांग्रेस का शहर अध्यक्ष बना दिया। मैंने कभी पीसीसी का दरवाजा नहीं देखा था और न मैं महिला कांग्रेस और प्रदेश जानती थी। जब मेरा लेटर आया तो मैं इतनी घबरा गई कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, कि ये क्या पद होता है। बस काम ही काम था कि राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। जब सुबह से लोग महिलाएं आए, उनकी मदद कर दूं, उनका परिवार सहायता में नाम जुड़वा दूं, उनके लिए घर का प्रबंध कर दूं, उनका वृद्धावस्था पेंशन दिला दूं, उनकी सड़कें बनवा दूं, या उनकी जो छोटी मोटी मदद होती है, डावरी विक्टिम की, रेप विक्टिम की। और उसके बाद वहीं पर वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ला जी खड़े थे। तो मैंने कहा, भैया ये अपॉइंटमेंट लेटर आया है, मेरे को दादा से बहुत डर लग रहा है, तो मैं कैसे बताऊं? तो जयराम भैया बोले कि घबराओ नहीं, चलो। फिर उन्होंने वो पत्र लिया और हम लोग पंडित श्रीनिवास तिवारी जी जो विधानसभा के अध्यक्ष थे, हम लोग परिवार के लोग उनको दादा कहते थे।
तो वो लेके गए कि अरे ये कविता का शहर अध्यक्ष का अपॉइंटमेंट लेटर आया। तो दादा ने पढ़ा तो बोले बधाई, ये तो अच्छी बात है। तो मतलब मैं खुद ही शॉक्ड थी। फिर उसके बाद जो राजनीति के गलियारे में जो कठिनाइयाँ थी उसको पार करते हुए धीमी गति से ही सही लेकिन यहाँ तक पहुँची। और आज भी मैंने कभी राजनीति को अपना पेशा नहीं माना। मेरे लिए राजनीति समाज सेवा है। जब भी कभी भगवान मौका देगा, लोगों की सेवा का अवसर देगा तो रीवा में आमूल चूल परिवर्तन आपको दिखाई देगा। सकारात्मक विकास होगा, न कि नकारात्मक। और वैसे भी मैं सच बता दूं कि यदि पत्रकार एमएलए या एमपी बनेगा तो वो उस नज़रिए से काम करेंगे। यदि कोई समाज सेवी आपका नेतृत्व करेगा तो समाज में परिवर्तन दिखेगा। यदि किसी ठेकेदार को आप कमान देंगे तो वो ठेकेदारी करेगा। ये ध्रुव सत्य है। ये रीवा की जनता को समझना होगा और उसको एहसास करना होगा। दीदी, अगर बात की जाए तो जैसा कि आपने कहा कि राजनीति को आप एक समाज सेवा के रूप में देखती हैं और वास्तव हकीकत यही है कि राजनीति वास्तविक समाज सेवा ही है जिसमें हम समाज को उठाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जब आपने इसको कार्य के रूप में चुना तो किससे आपने प्रेरणा ली? निसंदेह समाज सेवी जो भी रहे सब लोग, हमने बताया कि हमारे राजनीतिक गुरु हैं, लेकिन मैं सभी से सीखने की कोशिश करती हूँ। महात्मा गांधी मेरे आदर्श रहे हैं और जवाहरलाल नेहरू जी की मैं प्रशंसा करना चाहूँगी। इंदिरा जी की तरह काम कर पाऊँ, ये मेरे जीवन का सपना है। लौह महिला, और जो भी मैं आपको बता दूँ, समुद्र से जैसे एक मुट्ठी पानी से अपन मोती बटोरते हैं, मैं हर अच्छे व्यक्ति से सीखने की कोशिश करती हूँ। जैसे आप सब पत्रकार साथी हैं, जब आप काम करते हैं तो आपने देखा होगा मैं अप्रिशिएट करती हूँ। जो भी आदमी समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति की मदद की कोशिश करता है, हर उस व्यक्ति को सैल्यूट करती हूँ और उसी की मदद करती हूँ और उन्हीं से सीखती हूँ। अगर बात करें तो आपने समाज सेवा में और राजनीति में जब कदम रखा तो आपको काफ़ी संघर्ष भी करना हुआ होगा। तो वो संघर्ष के दिन क्या आप याद करना? बिल्कुल, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ और मैंने कांग्रेस से ही चुनाव लड़ा है। और जब ये उस टाइम बजट बहुत कम होते थे, अब तो ग्लोबलाइजेशन मनमोहन सिंह जी के बाद, और उस टाइम उन्होंने इतना काम किया कि पैसा दिखने लगा। पहले जो प्रोजेक्ट 2 या 3 करोड़ सेंट्रल में अटल बिहारी जी की सरकार थी और मध्य प्रदेश के साथ बहुत खराब बर्ताव होता था। यहाँ पर बिल्कुल फंड्स नहीं आते थे और इस तरीके से तोड़ा जाता था कि ताकि डेवलपमेंट ना हो तो कांग्रेस की सरकार यहाँ थी तो इसकी बदनामी हो। इस तरीके के इन लोग थे। कांग्रेस की जो मनमोहन सिंह सरकार थी तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे जितने प्रोजेक्ट हैं मनमोहन सिंह की सरकार के समय। जब मैं ये सड़क बनवाने लगी तो मुझे बड़े भैया सांसद सुंदरलाल जी तिवारी जी सांसद थे, तो उन्होंने कहा कि मैं इस सड़क के लिए, नगर निगम बहुत कम फंड दे रहा था, इतना पैसा नगर निगम के पास नहीं होता था कि एक ही सड़क के लिए 3 या 4 करोड़ दे दे, लेकिन वो सड़क मेरे जीवन का सपना थी। क्योंकि जिस मिट्टी से मैं पैदा हुई और जिस इलाके की मैं जनप्रतिनिधि थी उसके प्रति मेरा दायित्व था। तो मैंने जब बात करी तो उन्होंने बहुत थोड़े से रुपए, 6 लाख रुपए बोले कि मैं इतना ही तुम्हारी सड़क के लिए, मैं नगर निगम को पैसा नहीं देता। वो बोले कि क्योंकि ये पैसा ग्रामीण क्षेत्र के लिए होता है, लेकिन तुम जिद कर रही हो। तो उसके बाद भैया लाल जी थे, बड़े ठेकेदार थे, तो मैं उनके पास गई और उसके बाद मैंने कहा कि आप इतने बड़े ठेकेदार हैं, मैंने कुछ भी नहीं आपसे मांगा। फिर मैंने उनसे मदद ली, फिर मैं PWD के पास गई, 3-4 जगह मैं जा के जैसे थीगड़े लगाए जाते हैं, और फिर मैंने नगर निगम को पैसा दिला और वो सड़क वो बनी। तो आज भी उसके बाद कहीं कोई काम नहीं हुआ। इसी तरह अगली बार भी 2-3 पार्क का सवाल था, तो कुछ ऐसे भूमाफिया थे जो नहीं चाहते थे कि बने, तो मुझे मतलब बहुत बड़े नेता के सामने से भिड़ना पड़ा और मैं रोती रही, मेरे आंसू बहते रहे, लेकिन मैं नभी ना झुकी और मैंने वो पार्क बनवा लिया। दीदी, कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसी खुशियाँ जिन्हें आप हमारे साथ शेयर करें? सदा ही खुशी रही है संपूर्ण जीवन में, और आप सब लोग के जो साथ बिताए क्षण होते हैं वही सर्वश्रेष्ठ पल होते हैं। परिवार के साथ, खासतौर पे महिलाएं ज़रूरतमंद होती हैं, जब उनके साथ बैठते हैं, जब वो प्रशंसा करती हैं, दौड़ के आती हैं कि कविता दीदी आपने हमारे लिए किया था, वही जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ क्षण होता है। मैं एक बार की बात आपको बताऊं, रमेश सिंह साहब कमिश्नर थे और मैं नेता प्रतिपक्ष थी। मैं शाम को नवंबर-दिसंबर की ठंड थी, मैं 4 बजे पहुंची और ये मुझे देखे तो छुप गए। ऊपर जो चतुर्वेदी जी का चैम्बर है, ये वहाँ जाके बैठ गए कि यहाँ ही कविता दीदा और फाइल में दस्तखत कराएंगी, अब पूरा बजट अपने इलाके में ले जाएंगी।
तो हम छुप बाहर बैठे रहे। अब रात के 9 बज गए, ये ऊपर कमरे में, हम बाहर ठंड में, हमने स्वेटर भी नहीं पहना था। बाहर कुछ लोग बाहर खड़े थे, तो उन लोग 1-2 लोग फ़ोन करे कि तुम अकेली खड़ी हो नगर निगम में, रात हो गई। 9 बजे के लगभग कमिश्नर साहब आए और मुझे आज रमेश सिंह जी की याद आ गई। मैं बता दूं, आज उनका देहावसान हुआ है। मैं शत नमन करती हूँ। रीवा के कमिश्नर रहे हैं वो, और आज अचानक उनकी याद आई। बहुत सज्जन और मिलनसार व्यक्तित्व थे। ओम शांति। तो रमेश सिंह साहब बाहर आते हैं और कमिश्नर साहब, और धीरे से मेरा पैर छूते हैं, बोले दिद्दा जिद की भी हद होती है। 9 फाइलें मैं ऐसे लिए खड़ी थी और रात के 9 बजे मैंने उनसे दस्तखत कराए। वो आम जनता की फाइलें थी, मेरा कोई वास्ता नहीं, लेकिन आम जनता के लिए मैं इस हद तक जिद करती हूँ और ठान लेती हूँ। और कभी भी मैं, पहली बात तो किसी ऑफिस में जाती नहीं हूँ, लेकिन यदि मैं गई तो फिर मैं बिना कराए काम आती नहीं हूँ, ये मैं बता दूँ। मेरे यहाँ कुछ पाइपलाइन टूटे थे, एक पीएचई का अफसर था, वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे, उनको पता था कि जनता का काम कुछ ना कुछ बताने वाली है। तो मैं पहुंच गई और मैंने, मुझे नहीं कहना चाहिए, वो काम किया और वो काम करा के मैं आ गई। तो इस लेवल की जिद है, जिद और जुनून है समाज सेवा का। और जब तक ना कर लूँ, किसी भी हद तक जाती हूँ, बेहद हठधर्मी हूँ सेवा के लिए। हम आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक। मांगे है तेरी मंजूरी, कजरा सियाही दिन रंग जाए, तेरी कस्तूरी रैन जगाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत। आप अपनी जिंदगी का सफर कैसा देखती हैं? अच्छा, बेहतर। राजनेता एवं समाज सेवी के रूप में आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? लोगों के लिए काम करना, रीवा को बदलना, अच्छा बनाना, हर युवा को रोजगार मिले, महिलाएं सुरक्षित हों, बच्चियों का कुपोषण जो है दूर हो, हेल्थ की जो सुविधाएं हैं वो बहुत नगण्य है हमारे मध्य प्रदेश में, हेल्थ की सुविधाएं प्रॉपर हों। और ख़ास तौर पे जो बेरोजगारी का आलम है, हमारी रीवा के आसपास भी बहुत ज़्यादा जेपी है, प्रिज्मा है, बीटीएल है, सौर ऊर्जा है, लेकिन रीवा के एक भी युवा को नौकरी वहाँ नहीं मिली है। तो यदि कभी ऐसा कोई मौका लगता है तो हम रीवा के लोगों के लिए फोकस करेंगे कि इनकी बेरोजगारी दूर हो और उनके लिए काम करें। महिलाओं को सुरक्षित करने की भी मेरी कोशिश है। अभी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में और ख़ासतौर पे हमारे ज़िले में महिलाओं की स्थिति बेहद ख़राब है। रेप कैपिटल मध्य प्रदेश लगातार 16 साल से बना है। महिलाओं के पास बिल्कुल रोजगार नहीं है और जब वो दुखी, पीड़ित और परेशान होकर आती है तो हम लोग को दुख होता है। महिला बिल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से होना चाहिए। संपूर्ण देश में, जिस देश में ये कहा जाता था यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जब कांग्रेस की सरकार थी, आज भी राज्यसभा में वो बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है। कुछ नेता जो नहीं चाहते कि नारी शक्ति को अधिकार मिले, उन्होंने उसमें टंगड़ी अड़ाई हुई है। और मेरी इच्छा है कि मोदी जी, और क्योंकि इनके पास क्लियर मेजॉरिटी है, यदि ये कहते थे कि बहुत हुआ नारी परवार, अब की बार मोदी सरकार, तो यदि इनको जरा भी इस बात की चिंता है कि महिलाओं को मौका मिलना चाहिए तो इनको वीमेन रिजर्वेशन बिल पास करना चाहिए।
अपने प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी का कारण क्या है और उसको आप किस प्रकार दूर करने की सोच रही हैं? बेरोजगारी का कारण तो भाजपा है, ये चाहते ही नहीं। अभी आपने देखा होगा कि 13,000 स्कूल्स मध्य प्रदेश में बंद हुए। भारतीय जनता पार्टी जाति, धर्म, राज और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और इस पर राजनीति करती है। इसका फोकस एक्चुअली अलग टाइप के विषय है। ये स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे विषय इनकी राजनीति का ना तो अंग था ना होगा, क्योंकि इनके विषय ही आप ये देखिए, फलाने शहर का नाम बदल देंगे, फलानी मस्जिद बना देंगे, फलाना मंदिर बना देंगे, इस टाइप की बात पर ही फोकस करते हैं। तो जब इनका आपने देखा कमलनाथ जी की सरकार एकदम छोटा बच्चा टाइप थी, 15 महीना में तो पैदा हुआ बच्चा ठीक से चलना नहीं सीख पाता, उतने कम समय में इन्होंने युवा स्वाभिमान योजना चालू करी और हर बच्चे को 4-4 हज़ार रुपये दिलाया और बच्चे स्किल्ड हो गए। मैं खुद बहुत सारी इंस्टीट्यूट में गई हूँ, कहीं कंप्यूटर सीख रहे थे, कहीं ये होटल ऑपरेशन का काम सीख रहे थे, कहीं मैनेजमेंट सीख रहे थे, कहीं और नर्सिंग का काम सीख रहे थे, कहीं ब्यूटी पार्लर का सीख रहे थे। तो कमलनाथ जी की सरकार का फोकस बेरोजगारी दूर करना था। शिवराज सरकार का ना था, ना है, ना होगा। उसका मूल कारण है, देखिए, अशिक्षित आदमी भाजपा को ज़्यादा वोट करता है। आप ये जान ले रही है, यदि गरीब और अशिक्षित है तो उसको समझाना इनके लिए बेहद आसान होता है, इनको धर्म का तड़का पहनाना आसान होता है। लेकिन पढ़ा लिखा आदमी इनके छलावे और जाली जवाली में नहीं आता। तो ये अली बाबा 40 चोरों की मंडली है, जो झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो और उसी में बेरोजगारों को घुसाए रखो। और फ्री का फ़ोन पकड़ाए हैं तो 300 रुपये के डाटा में आप गलत सही उनके दिमाग में प्लांट करते हो और वही वो 2 रुपये की ट्वीट के हिसाब से वो आपके खिलाफ षड्यंत्र। दीदी, आपने समाज सेवा के लिए राजनीति को चुना, उसके लिए आपने कुछ पैरामीटर भी बनाए थे, वो पैरामीटर क्या रहे? कुछ पैरामीटर कभी नहीं बनाए जब आया। दीदी, आप एक राजनेता एवं समाज सेवी हैं, इसके रूप में आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं? निसंदेह रीवा की कमान संभालना मेरे जीवन का लक्ष्य है और लक्ष्य से तात्पर्य यह है कि मैं रीवा वासियों को उनके अधिकार दे सकूं। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, भगवत कृपा से मेरे पास जो एक आम आदमी के होना चाहिए वो भगवान ने मुझे सब कुछ दे के भेजा है। लेकिन मैं रीवा वासियों का जो 2.5 लाख जनता है उनके लिए काम करना चाहती हूँ और उनको समृद्धशाली बनाऊँ, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। दीदी, चलते चलते एक आखिरी सवाल और एक आखिरी इंतजार कि आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? रीवा ले आऊँ और यहीं पे नौकरी दिला पाऊँ, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। निश्चित रूप से अपनी मातृभूमि के लिए काम करिए, अपने देश के लिए काम कीजिए, समाज के लिए काम कीजिए। राष्ट्र कोई दिल्ली या भोपाल नहीं है। यदि हम अपने घर के अगल बगल की मदद कर पाएँ तो यही राष्ट्रभक्ति है। आज राष्ट्र की परिभाषा बहुत विचित्र टाइप की बनी हुई है कि राष्ट्र कोई फोटो है, राष्ट्र फोटो नहीं है। हर कण क्षण जो दुखी, पीड़ित, परेशान है उसकी मदद यदि हम कर पाएँ, आप कर पाएँ, हर एक दिन 1, 2, 3, 4 जितना आपको भगवान ने पुरुषार्थ दिया है उसकी मदद कीजिए। रीवा को समृद्ध बनाइए, खुशहाल बनाइए, यही हमारी राष्ट्र की भक्ति है और यही हम सब मिलकर करना चाहते हैं। साथियों, ये हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे बीच प्रदेश कांग्रेस महिला कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमती कविता पांडे जी हमारे यहाँ आई। इनका मैं तहे दिल से आप सभी की ओर से धन्यवाद देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सिटी न्यूज़ वन द्वारा संचालित सच तो सच है में बस आज इतना ही। कुछ और हस्तियों के साथ हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुशामदीद, सत श्री अकाल।